नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DDW24 न्यूज में। मेरा नाम निशा ओझा है। आज जिनको आप स्क्रीन पे मेरे साथ देख पा रहे हैं उनका नाम प्रभास झा है, सीए हैं। और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर है वो इनकी अचीवमेंट ये है कि इन्होंने सिर्फ 22 साल में सीए बनने का जो ख्वाब देखा था उसको पूरा कर लिया था। तो ये एक अचीवमेंट है उनका। साथ ही कोरोना काल में काफी ज्यादा सोशली एक्टिव रहे हैं, लोगों की मदद की है। और आज हमारे साथ क्यों जुड़े हैं ये इस डिस्कशन में आपको पता चल जाएगा। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद मैडम। आज हम बात करेंगे राम मंदिर के ट्रस्ट को लेकर के, जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। वो लोग जिन्होंने राम मंदिर में खुद को आस्था से जोड़ा, इमोशंस जुड़े, अब उसमें भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं जो बातें कही जा रही है वो लोगों को शॉकिंग लग रहा है और इस पर काफी ज्यादा पॉलिटिक्स भी हो रहा है। इसको ब्रीफ से आप हमें बताएंगे कि जो जो वहां के पुजारी है जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगा है, किस तरह से कैसे जमीन का दाम इतना बढ़ सकता है। दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चंद मिनटों में 2 करोड़ की जमीन 18 से 20 करोड़ की हो जाए। तो ये पूरा मामला क्या है, थोड़ा समझाएं दर्शकों को। देखिए, ये जो लैंड था अयोध्या का, ये रेलवे स्टेशन के पास का जमीन था और हम्म। टोटल 4 गत्ता था। उसका रेफरेंस नंबर जो था 242, 243, 244 और 246, सब मिला के जो था 2.334 हेक्टेयर का लैंड था। और यह बात सत्य है कि कुछ एग्रीमेंट 2011 से आ रहा था, लेकिन हम और आप समझे कि जब जब लेट से कि हमने आपको कोई सामान बेच दिया, लेट से एक मोबाइल बेच दिया, तो उसके बाद में वो आपका हो गया और जिस प्राइस पे आपने लिया वो आपका मतलब एक मार्केट प्राइस हो गया, फिर अप्स एंड डाउन्स नहीं हो सकते। उसी तरह हुआ कि इस प्रॉपर्टी का 2017 में जो है सेल हो गया। मतलब कुसुम पाठक और उनके जो हस्बैंड है हरीश पाठक वो ऑनर हो गए। तो 2017 तक तो मैटर सेटल हो गया। उससे पहले एग्रीमेंट हुआ, लेकिन वो एग्रीमेंट कैंसिल हो गया। तो 2017 में 2 आदमी उसके ऑनर हुए। टोटल जो उसका उस टाइम में लैंड था वो 2.334 हेक्टेयर्स था। अब कहानी वहां से चालू होती है। 2017 के बाद में क्या हुआ कि दो चीज होता है, एक प्रॉपर्टी के साइड में एग्रीमेंट टू सेल होता है और एक सेल डीड होता है। एग्रीमेंट टू सेल मतलब हाँ, हम मानते हैं कि किसी को सेल करना चाहते हैं, सब्जेक्ट टू कि कुछ कंडीशंस हैं, कुछ पैसे का मतलब कंसिडरेशन होगा। वो पेमेंट जब होगा तब उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन होता है, जहां से आप उसके असली हकदार हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल डीड। वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ही हो सकता है। तो 2017 में जब 2 आदमी जो है इसके ऑनर हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि एग्रीमेंट हुआ, फिर कैंसिल हो गया और लास्ट जाके 2019 में एक एग्रीमेंट हुआ। सेल डीड नहीं हुआ, एग्रीमेंट हुआ। मतलब हम 7 लोगों को सेल करना चाहते थे, ऑनर तो वही थे दो, हरीश पाठक और कुसुम पाठक। उन्होंने 7 लोगों के साथ में एग्रीमेंट किया कि भाई हम आपको सेल करना चाहते हैं और इसका जो वैल्यू है 2 करोड़ का। 2019 इसके लिए रिलेवेंट है कि 2019 से वो एग्रीमेंट 3 साल के लिए था, 2022 तक वैलिड था। तो अब बात क्या हुआ कि 18 मार्च का घटना एक ऐसा मतलब इंपोर्टेंट यहाँ पे घटना है कि वह एग्रीमेंट वैलिड था। मतलब 7 आदमी के पास में अधिकार था कि टोटल लैंड जो था 2.334 हेक्टेयर का लैंड था, जिसकी 4 गत्ता था, वो ले सकता था। अब 18 मार्च को उसी एग्रीमेंट कैंसिल हो गया और उसके बाद उसका 50%, पूरा की बात नहीं कर रहे, उसका 50% 2 करोड़ में 2 आदमी ने लिया। उसमें से एक आदमी जो था वो एग्रीमेंट में था, 7 आदमी में से एक था, लेकिन एक बाहर वाला था। तो अब बात समझिए कि 2019 से 2022 के बीच में हमारा अधिकार है और आप हमको बोलते हैं कि चलिए हम आपको आधा भी सामान दें लेकिन प्राइस हम आपको वही रखेंगे। इसके लिए लोगों की नजर में ये बात नहीं आएगा, लैंड मोटा मोटी आधा हो गया। तो पहली तो बात तो ये, जब 2022 तक उनके पास में अधिकार था, किसी आदमी के पास में अधिकार है, जो बायर है उसके पास में अधिकार है कि वो सामान, पूरा सामान जो है 2 करोड़ में ले सकता है, तो उसका आधा 2 करोड़ में लिया तो ये अपने पास में विरोधाभास है, जो मतलब डिस्प्यूटेबल है। जब उन्होंने आधा जमीन 2 करोड़ में लिया, उस आधे जमीन को उसी दिन ट्रस्ट को भेजा। इसके लिए पूरा मैटर जो है कॉम्प्लिकेट इसके लिए हो गया है कि पहली बात, जो उसमें से जो पार्टी आए हैं वो नए पार्टी आए, उनको कोई अधिकार नहीं था पुराने वाले एग्रीमेंट में। और ये चंद मिनटों का फासला है जहां पे एक थर्ड पार्टी को सेल हुआ है और थर्ड पार्टी ने करोड़ों का खेल इसमें कर दिया है। तो मोटा मोटी तो प्रॉब्लम तो हम लोग सब लोग क्या देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होना चाहिए। मामला यही है, यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन मैटर चूंकि कोर्ट का भी निर्माण जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में हुआ है। इसके लिए जो भी होगा आप अच्छे से, जब तक उसका फेयर एंड स्क्वायर ट्रायल नहीं होगा तब तक कहना मुश्किल है कि असली मामला क्या है।
आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज जा रही हाँ है आपको? जी जी। तो हम बोले कि मैटर तो कॉम्प्लिकेटेड है, सारे लोग इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, हम भी उसको डीपली स्टडी करने के बाद तो यही लगता है कुछ ना कुछ हम्म यहाँ पे एम्बिग्यूटीज है। और हम हम्म और आप लिमिटेड यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, जो भी करना है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में हो या गवर्नमेंट के अंदर में हो, तभी जाके असली बात निकल के आए। हम्म। ये जो 5 मिनटों में करोड़ों का घपला और भ्रष्टाचार करने की जो बात सामने आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई लग रही है आपको? आपको लग रहा है कि ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ये फुल प्रूव्ड है, ऐसा हुआ है? देखिए जहां तक हमने आपको बोला कि 2019 में एक एग्रीमेंट हुआ है, और मान लीजिए कि हमने आपके साथ में एग्रीमेंट किया, 1-to-1 एग्रीमेंट, और आपको बोला कि 2022 तक आप इस जमीन को खरीद लीजिए, वो 2 करोड़ में आपको है। तो पहली बात तो हम्म आपके पास पूरा अधिकार है, 2022 तक कभी भी पैसा दे उस जमीन का मालिकाना हक ले सकते हैं कानूनन, क्योंकि हम्म उसका निबंधन हो चुका है। अब बात होता है कि ये एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, मतलब आप और हमने सोचा कि एग्रीमेंट कैंसिल कर देते हैं, और एक हम्म दूसरा आपका भाई भी, उस जो भी दूसरा एक पार्टी भी आ गया, उसको हम लोग वो अधिकार देते हैं कि भैया तुम भी आ जाओ। तो दूसरा जो पार्टी आया, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि रविकांत जी हैं, जो पार्टी का नाम बार बार यहाँ पे आ रहा है, सॉरी, रवि मोहन तिवारी जी हैं। रवि मोहन हम्म तिवारी जी जो है वो इसका इस एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब यह हुआ कि 5 मिनट के लिए वो इंसान, पुराने वाले एग्रीमेंट में भी कहीं जिक्र नहीं है, और वो 5 मिनट के लिए रवि मोहन तिवारी साहब पेपर पे आए, उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी खरीदा, क्योंकि वो 2 करोड़ का प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन हुआ तो उनका 50% था, तो 1 करोड़ उन्होंने पेमेंट किया, और 18.5 करोड़ में उन्होंने उसको बेच दिया, उसमें से 50% मतलब हो गया आपके पास में 9.25। तो आप ये समझिए कि चलता फिरता एक आदमी आया, 5 मिनट के लिए उसका पूरा कंट्रीब्यूशन था, उसका इस पहले वाले एग्रीमेंट से कोई अधिकार नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। उसने 1 करोड़ अपना पेमेंट किया, मतलब उसका मतलब पेमेंट करना है, और उसको दूसरे पार्टी से जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उनसे 9.25 आना है, और उसमें से उसको 7 मतलब अभी जो 8.5 जो है वो पैसा मिल भी चुका है। मतलब ट्रस्ट ने क्या किया, 17 करोड़ ट्रांसफर भी कर दिया, उसमें से 50% रविकांत मोहन जी को, और 50% जो था वो अंसारी जी को। तो उसके पास पैसा भी जो है 17 करोड़ टोटल ट्रांसफर हुआ, उसमें से उसका 50% 8.5। तो ये मुद्दा एकदम सिंपल है कि 5 मिनट के अंदर में, कुछ मिनटों के इंटरवल में एक आदमी चलते फिरते आता है, वह एक तरफ हम्म से जो उसका प्रॉपर्टी का साइनिंग करता है कि हमने बाय कर दिया, 5 मिनट में वो बेच देता है और वो करोड़ों का मालिक हो जाता है। अगर ऐसा कहानी हमारे आपके जिंदगी में आए तो मुझे लगता है हर एक हिंदुस्तानी भी ऐसा कहानीकार बनने की कोशिश करेगा कि हम भी 10 मिनट में आए, कोई एग्रीमेंट साइन किए और हमको भी 10 करोड़ हो जाए। तो ये ऐसा कहानी है जो बेसिकली डाइजेस्ट नहीं होगा किसी को भी, किसी भी पढ़े लिखे हम्म इंसान को नहीं होगा। और हमको भी यही था कि मतलब भाई ये तो डाइजेस्ट होने वाला बात नहीं है कि बीच का एक आदमी आए। अगर हम अंसारी जी को हटा भी देते हैं, चलिए अंसारी जी का पहले का एग्रीमेंट था जो भी XYZ है, तो ये कहानी हजम नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात यह हुआ कि जो 7 आदमी के पास में अधिकार था, मानिए कि आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, आप जिस घर में रहते उसका वैल्यू क्या है सबको मालूम होगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि आसपास का क्या वैल्यू है उसको पता नहीं हो। तो जिस आदमी के पास में 2022 तक अधिकार था कि 2 करोड़ का उसका कॉस्ट था, उसको इतना मतलब करोड़ों में जा रहा है, क्या बाकी 6 आदमी को इतना अधिकार नहीं है कि पैसा कमा सकता है? ये भी बड़ा सा मुद्दा है कि आप ट्रस्ट, आप समझे कि 7 आदमी के साथ में एग्रीमेंट था, मतलब बायर 7 आदमी था, उसमें से अंसारी साहब भी इस एग्रीमेंट में आए, बाई कर लिया, करोड़ों का खेल हो गया। लेकिन बाकी जो 6 आदमी थे उसको जबकि अधिकार था, राइटफुली अधिकार था कि करोड़ों का वो भी गेन कर सकते थे, लेकिन वो कहीं पिक्चर में नहीं आए। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर 3 पेज का डॉक्यूमेंट जो रिलीज हुआ है राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के माध्यम से उनके ट्विटर हैंडल पे, उन्होंने बोला कि हर एक पार्टी से हमने बात किया, निगोशिएट किया। तो अब बड़ा सा कंसर्न यह है कि क्या 6 पार्टी को और कुछ पैसा ट्रांसफर हुआ है क्या, होने वाला है क्या? ये एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा हो गया है। हम्म तो डेफिनेटली अपेरेंटली लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, कुछ समस्या है। उसका समाधान अगर जल्दी होगा, फेयर एंड ट्रेल अगर अच्छे से होगा, तो हम सब लोगों का विश्वास और भी बढ़ेगा। जी। इस मुद्दे को लेकर के काफी विवाद हुआ पिछले हम 5-6 दिनों से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक एंगल जो है वो टैक्स का भी बताया जा रहा है। आप कितने सहमत हैं इस टैक्स वाले एंगल से?
देखिए उसका जो सर्कल रेट जो है वो 5.8 है, तो अब उसमें दूसरा विरोधाभास है जो आपको याद है कि हमने बोला कि 17 में जब वो आदमी ऑनर हो गए, मतलब हरीश पाठक और कुसुम पाठक, तो आपको हम सिंपली बोले कि आप आपके पास में कोई सामान है, लैंड है, उसका ऑनरशिप है, आप उसको बेच रहे हैं 2 करोड़ पे, लेकिन आपको टैक्स भरना पड़ेगा 5.8 करोड़ पे। तो ये दूसरा एक पेचीदा वाला मामला है जो समझ में नहीं आता है कि मतलब समझिए कि हम एक सीधे साधे इंसान हैं, हम कोई सामान को मान लीजिए कि 2 करोड़ में बेच रहे हैं और हमको टैक्स जो लगेगा 5.8 करोड़, क्योंकि उसका सर्कल रेट ऐसा रेट होता है जिसपे स्टैंप ड्यूटी भी लगता है और सरकार की तरफ से भी बोलता है कि देखिए भैया ये इसका वैल्यू है, अगर आप उससे कम पे बेचेंगे तो डेफिनेटली आपको टैक्स उसके हिसाब से देना पड़ेगा। तो अब देखिए कि ये तो पूरा मतलब एक ऐसा चीज है जो डाइजेस्ट होने वाला नहीं है कि 5.8 करोड़ पे टैक्स भरना है और 2 करोड़ हमको पैसा आ रहा है, कंसिडरेशन आ रहा है, जो सेल वैल्यू आ रहा है, तो टैक्स तो डेफिनेटली लगेगा क्योंकि लीगल प्रोविजंस है। तो इसमें बड़ा सा ये चीज लग रहा है कि क्या कुछ कैश का इतना बड़ा कारोबार हुआ है केस के अंदर में। अगर आप देखें तो पूरा कहीं ना कहीं जो बुक्स में एक्स वैल्यू है और बाकी से अगर कैश का ज्यादा कुछ कारोबार हुआ है तो ये एक चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है इलेक्शंस वगैरह भी हैं, अगर कहीं न कहीं ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये कहीं ने सिपनिंग ऑफ हुआ है पैसे का, तो एक बड़ा सा मतलब विवाद लग रहा है और इस विवाद को जितना जल्दी समाप्त किया जाए ये तो ऑडिट या फिर इन्वेस्टिगेशन से ही क्लियर हो सकता है, नहीं तो ये विवाद बढ़ता ही जाएगा, जैसा लगता है आगे बढ़ता ही जाएगा। आम लोगों के सेंटिमेंट को कितना ज्यादा ठेस पहुंची होगी इस चीज से, क्योंकि जब बात बनने लगी कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, मंदिर बनने का काम शुरू हो जाएगा, इनफैक्ट चल रहा था, इस बीच लोगों ने दिल खोल के ट्रस्ट को पैसे दिए। जब ये बातें मंदिर में जब भ्रष्टाचार की बातें आई तो आम लोगों को आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, जैसे जिन लोगों को बहुत खुशी हुई कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतना बड़ा काम किया कि राम मंदिर का इश्यू जो इतने सालों से चल रहा था उसको शॉर्ट आउट करके फाइनली एक डेट बना दी, टेंटेटिव डेट दे दी और बनने का काम शुरू भी हो गया। अब इस बीच जो भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही है तो आम लोगों के सेंटिमेंट को, इमोशन को कितना ठेस पहुंचा होगा। देखिए हर एक हिंदुस्तानी का आस्था इससे जुड़ा हुआ है, मतलब एक हिंदुस्तानी होने के नाते अगर राम एक ऐसा नाम है, श्री राम एक ऐसा नाम है जहां से हर किसी को, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और वह मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो कहीं ना कहीं एक शांति के साथ जो एक एक आदर्श समाज और आदर्श जो जीवन की बात होती है वहां से निकलता है। हम और आप अगर जुड़े हैं इस मुद्दे से तो उसी सेंटिमेंट्स के साथ जुड़े हैं, हम सब लोगों ने उसमें सहभागिता भी दी है। अगर हम बात करें हमारी बापूजी की, जब उस टाइम में शिला पूजन और चरण पादुका पूजन होता था तो झंझारपुर सब डिवीजन और मधुबनी में एक अहम रोल अदा किए थे और हम सब लोगों ने 92 के बाद में जो प्रशासन के अवरोध थे उसको भी फेस किया। मुझे इस चैनल के माध्यम से ये बताता हूँ कि जब मैं छोटा था, मतलब मोटा मोटी 10 वर्ष की अवस्था हुई होगी, 10-12 वर्ष की, तब हम लोगों को हमारे घर में जो भी पंचजन, एक काफी फेमस मतलब एक पीएचपी का निकलता था पंचजन, उस सबको छुपाना पड़ा था कि कहीं ना कहीं क्या हो जाए, कभी मतलब अरेस्टिंग हो जाए सर और प्रशासन आ जाए तो फिर मामला एकदम गंभीर हो जाएगा कि आप उससे जुड़े हुए लोग हैं। तो हम सब लोगों ने उस समय से जो है इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, भावनात्मक और प्रतीकात्मक एज वेल एज एक बोले कि आस्था सबसे बड़ा चीज है। तो हम और आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से तो है नहीं, लेकिन ये मामला एक ऐसा लग रहा है कि जिसमें हम सब लोगों ने पूरा विश्वास किया, एक हिंदुस्तान का पूरा एक आस्था जुड़ा है उस ट्रस्ट के साथ में। जो ट्रस्टी है बेसिकली कस्टोडियन है, ट्रस्टी कोई मालिक नहीं होता है किसी भी ट्रस्ट का, वो एक कस्टोडियन है हम सबके विश्वास का। तो हम सबका विश्वास अगर यहाँ पे कम होता नजर आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप होते हैं किसी संस्था के मालिक होते हैं, लेकिन यहाँ जो ट्रस्ट है पब्लिक ट्रस्ट है, सबका इमोशन जुड़ा हुआ है, पूरे कंट्री का जो है उसके साथ में पब्लिक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। एक भी पैसे का हेराफेरी कहीं ना कहीं उस विश्वास को धक्का लगेगा, हर एक हिंदुस्तानी को धक्का लगेगा। यह हमारा सबसे बड़ा सेंटीमेंट है, क्योंकि हम और आप क्यों अपना समय लगा रहे हैं, हम क्यों समय लगा रहे हैं, हमारे तो कोई मतलब इससे कोई कनेक्शन तो था ही नहीं कि पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल वाली बात हो। हम तो बेसिकली इस आस्था से जुड़े हुए लोग हैं और चाहते हैं कि अगर एक पैसे का भी हेराफेरी हुआ है तो उसको जितना जल्दी और जो भी दोषी हो, जिधर भी दोषी हो, उसको मतलब अप्रोप्रिएटली एक्शन लिया जाए।
जितना जल्दी। बिल्कुल। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक तरफ जहां इस मामले में सीबीआई और ईडी को जांच करने के लिए कहा जा रहा है कि आगे आप जांच करके बताओ कि ये पूरा जो करप्शन हो रहा है जमीन विवाद को लेकर के वो पता चले, लोगों को क्लियर हो जाए पिक्चर। लेकिन एक तरफ राम मंदिर को लेकर के जो ट्रस्ट है वो कह रही, उन्होंने काफी फुल प्रूफ तरीके से, फिल्टर्ड तरीके से ये कह दिया कि हमने बहुत ट्रांसपेरेंट रखा है जांच को, और हमारे तरफ से तो कोई ऐसे घपला नहीं हुआ है। तो आगे आप क्या देख रहे हैं कि जो सीबीआई या ईडी अगर इस बीच इन्वेस्टिगेशन करती है तो राम मंदिर के ऊपर जो ये एलिगेशन या जमीन विवाद को लेकर जो एलिगेशन लग रहा है वो क्लियर होगा, या फिर राम मंदिर के ट्रस्ट जो कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा है हर चीज को, वो सही है? देखिए, मतलब ड्यू रिस्पेक्ट टू द ट्रस्ट, ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ड्यू रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट, अगर कोई गलत काम करता है तो आज तक कोई बोलता है कि मैंने गलत काम किया है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब ये तो मतलब एक लॉजिकल वाली बात है। जहां आपके उस ट्रस्ट में डीएम ट्रस्टी हैं, जहां उस ट्रस्ट में इतने भारी भरकम लोग हैं, तो वहां पे लोकल जो मतलब एक ट्रायल की बात करें या इन्वेस्टिगेशन की बात करें, सरकार के अधीन भी ये ट्रस्ट बना है, तो इसका और जो ट्रस्ट का जो एक निर्माण हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के तहत हुआ है, उनके उनके ऑर्डर के तहत हुआ है, तो मुझे लगता है कि रेदर देन सीबीआई और ईडी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि मतलब सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के गाइडेंस में अगर इस चीज को देखा जाए तो सबसे बेहतर होगा, लोगों का विश्वास और भी मजबूत होगा। क्योंकि अगर सीबीआई भी होगा तभी लोग उसको प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे कि नहीं, उसके पक्ष विपक्ष विवाद होगा। तो सबसे अच्छा यही सरकार के लिए भी हो कि सुओ मोटो आके और बोले कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट के गाइडेंस में अगर कुछ होता है ऐसा, तो डेफिनेटली सब लोगों का विश्वास बढ़ेगा, आम आम जन जन का विश्वास इससे और भी बढ़ेगा। और टाइम बॉन्ड हो, मतलब टाइम बॉन्ड मतलब अगर होगा तो फिर 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, तो मैटर और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। टाइम बॉन्ड लेट से कि 15 दिन में इसका मतलब जो भी करना है वह क्लियर हो जाए, 15 दिन 20 दिन, तो डेफिनेटली ये गेम चेंजर होगा और पूरे हिंदुस्तान के लोगों का विश्वास और मजबूत होगा। अगर सही है तो सही आएगा, अगर सब कुछ सही है तो सही आएगा, तो इसमें तो और भी विश्वास बढ़ेगा। जब हम ऑडिट की बात करते हैं, जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, अगर सब कुछ सही है तो और विश्वास बढ़ेगा, उसमें फिर पीछे आने की क्या बात है। लेकिन अगर गलत है तो डेफिनेटली मतलब इसको अंडर द कारपेट अगर कुछ रहता है ऐसी गलती, तो आने वाले समय में भी हम सब लोग अपने आप को आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर सरकार बदली और मामला फिर ऐसा तुल पकड़ा कि नहीं कुछ उसमें इधर उधर हुआ था, तो फिर एक बड़ा सा मतलब विवाद और भी चालू हो जाएगा और हम सब लोगों का आस्था उसमें कमजोर पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होगा तो लोगों के बीच सच्चाई आ जाएगी, और सच्चाई अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ, अगर इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो और स्ट्रांग होगा। तो जिस तरीके से जांच करने की मांग की जा रही है वो आपके हिसाब से करनी चाहिए, सीबीआई को भी और ईडी को भी अपना काम। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट मॉनिटर्ड हम बोले हैं कि ये सबसे बेहतर विकल्प रहेगा। कोई इसमें बायसनेस नहीं रहेगा और जो भी लोग होंगे उनका विश्वास जुड़ेगा। बिल्कुल, उनका विश्वास और भी बढ़ेगा। तो ये सारा जो विवाद आप पिछले 1 हफ्ते से सुन पा रहे हैं, राम मंदिर भूमि विवाद को लेकर के, जिसके ऊपर इतना सारा पॉलिटिक्स हो रहा है, जिसके ऊपर लोग अपने सेंटिमेंट और इमोशन सोशल मीडिया पर बहाते हुए आपको दिख रहे हैं, किसी के पोस्ट के थ्रू आप देख रहे हो कि इतना महंगा तो पूरे दुनिया में जमीन नहीं हो सकता। तो राम मंदिर का जो विवाद है, ये भूमि विवाद, वो इतना ज्यादा लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा है कि आगे चल करके जो भी चीजें होंगी वो डेफिनेटली लोगों के बीच आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशन जुड़ी थी और उन लोगों ने भी अपना एक हिस्सा कहीं ना कहीं डोनेट किया था। तो उन लोगों का जो सेंटिमेंट है वो राम मंदिर और राम जी के साथ है, और ये हिंदुस्तान है तो यहाँ की जनता ऑलरेडी बहुत ज्यादा धार्मिक होती है, अपने अपने साथ जोड़ लेती है इन सब चीजों को। तो इस भूमि विवाद को लेकर के हम डिस्कशन कर रहे थे, हमारे साथ प्रभास जी थे जिन्होंने आपको बिल्कुल ब्रीफ में बताया कि चीजें किस तरीके से हुई, किस तरीके से फिल्टर करके सामने आएंगी, और अब जो भी चीजें होंगी वो जनता के सामने रखी जानी चाहिए ताकि उनका जो विश्वास है वो और भी स्ट्रांग हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि पूरा मामला क्या है। शुक्रिया। और दर्शकों के लिए इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।